ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है शेड्यूल्स टू द रूल्स। मीनिंग जो 1940 में एक्ट्स आए थे उसके अंदर जो रूल्स तैयार किए थे गवर्नमेंट ने, उसके अंडर जो शेड्यूल्स आते हैं, शेड्यूल्स को जो हम कहते हैं अनुसूचियाँ, वो हम पढ़ेंगे, जो कि जीपीआर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि शेड्यूल ए के अंडर क्या आता है, या फिर वो शेड्यूल सी के अंडर की चीज़ आपको दे देंगे, बोलेंगे कौन से शेड्यूल ए बी सी में किसके अंडर आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शेड्यूल ए से। शेड्यूल ए तो इसके अंदर आता है कंटेन्स वेरियस फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ लेटर्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लाइसेंसिंग एसेट्रा। तो जितने भी आई गेस लाइसेंसिंग से या फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं या फॉर्म्स होते हैं या उस फॉर्म्स के फॉर्मेट्स होते हैं, वो शेड्यूल ए में आते हैं। अब इसे याद करने की ट्रिक है कि ए फॉर एप्लीकेशन एंड ए फॉर शेड्यूल ए। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर शेड्यूल ए की बात हो रही है, मीनिंग एप्लीकेशंस फॉर व्हाट, फॉर लाइसेंसिंग एंड एनी अदर मटेरियल रिलेटेड टू दैट। देन जो इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शेड्यूल बी। तो शेड्यूल बी के अंदर आता है कंटेन्स वेरियस फी स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट रन लैब्स। जो गवर्नमेंट के द्वारा लैब्स बनाई जाती है, ऑब्वियसली जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए होती है, उनकी जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है, ओके, किसी भी प्रकार का फ़ी स्ट्रक्चर वो किस तरह से होना चाहिए, किस चीज़ के लिए कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें शेड्यूल बी ऑफ रूल्स के अंदर आती है, रूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। तो अगर जैसे कि आपको देखना है कि एक स्टैंडर्ड फ़ी रेट किसी चीज़, किसी लैब का कितना होना चाहिए, तो आप शेड्यूल्स में जाके देख सकते हैं डीएनसी रूल्स के अंतर्गत। और इसे लर्न करने की ट्रिक ये है कि बी को हम बी, मधुमक्खी को भी हम बी बोलते हैं, ऑलराइट। तो बी से ही हमें याद रखना है फ़ी, तो फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रन लैब्स, ऑलराइट। तो शेड्यूल बी इक्वल्स टू फ़ी। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वाइज हमने ट्रिक बनाई है। देन नेक्स्ट कमिंग ऑन टू शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड देयर रेगुलेशंस। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सेल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं, ऑलराइट, या जो भी आपको आपके बॉडी में से मिले हैं प्रोडक्ट्स, और उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो शेड्यूल सी के अंतर्गत आएंगे। इसे लर्न करने की ट्रिक होती है, सी से हम कह सकते हैं सेल, बिकॉज वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, हम कहते हैं सी फॉर सेल। सेल का मतलब क्या होता है, लाइफ, बिकॉज हमारी जो लाइफ है, जो हमारी बॉडी है, वो सेल से मिलकर ही बनती है। सो सेल नहीं हो तो बायो यानी लाइफ नहीं हो, एंड बायो को यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से। सो वी कैन से दैट जैसे ही कोई बोले शेड्यूल सी, आपके दिमाग में आना चाहिए सी फॉर सेल, एंड सेल से आपको याद आना चाहिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, या फिर बायोलॉजिकल या बायोलॉजी भी याद आ जाए तो आप उससे आगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। मे बी आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ जी पैट में दे दें, एंड देन दे लास्ट कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ दिस शेड्यूल। तो आपको याद आ जाएगा कि शेड्यूल सी है, क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करी गई थी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा कि देख लें बायोलॉजिकल या स्पेशल प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सेरा, सीरम प्रोटीन्स, टॉक्सिन्स, इंसुलिन, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन्स, एड्रेनलिन एक्सेट्रा, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं सेल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हैं या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आती हैं बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स में, शेड्यूल सी के अंतर्गत। अब इसमें जो खास नोटिस करने वाली बात यह है कि एनी अदर प्रिपरेशन विच इज़ मेंट फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तो होंगे ही, पर कैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जो कि हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही हम इसे यूज़ करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। शेड्यूल C1 इसके अंदर आता है, अंडर शेड्यूल सी कम्स C1, अदर बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स दैट डज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट रिक्वायर टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली। उसको पेरेंटली या पेरेंट फॉर्म में, पेरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप नेक्स्ट किसी अदर वे से दे सकते हैं। तो इसके अंदर वो सारे बायोलॉजिकल या स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं जो नॉन पेरेंटली हम एडमिनिस्टर करते हैं, नॉन पेरेंटल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है वो आपको कंफ्यूज कर दे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ शेड्यूल रिलेटिंग टू द नॉन पेरेंटल यूसेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो वो आपको ऑप्शन में दोनों देगा, C एंड C1। सो यू शुड बी केयरफुल इन नोटिसिंग वेदर इट्स C और C1। तो उसका करेक्ट आंसर नॉन पेरेंटल्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट C1, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट C, ऑलराइट। अब यहाँ हम बात करेंगे कि शेड्यूल C1 के अंदर जो कि नॉन पेरेंटल्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो डिजिटैलिस, अर्गोट, एड्रेनलिन,
फिश लिवर ऑयल, विटामिन, हॉर्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो ये और इसके अलावा भी काफ़ी होते हैं। तो ये बेसिकली जो प्रोडक्ट्स है, डिजिटालिस है या अर्गॉट है, ऑब्वियसली हम इन्हें पेरेंटल फॉर्म में भी दे सकते हैं, पर जो नॉन पेरेंटल फॉर्म के थ्रू डिजिटालिस बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाए या फिश लिवर ऑयल या एंटीबायोटिक्स, वो सारे ही नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल C1 के अंदर आ जाएंगे। तो उसे याद रखने की ट्रिक ये है कि हमने पढ़ा था सी फॉर होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमने पढ़ा था सेल, तो हमें याद आना चाहिए कि शेड्यूल C मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो हम भी अपने पेरेंट्स के क्या हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। ऑलराइट, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि सी में क्या आएगा, या बायोलॉजी से भी याद कर लीजिए कि हमारी बायोलॉजी पेरेंट्स की वजह से है, या फिर हम अपने पेरेंट्स के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सी शेड्यूल C में आपको याद आना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है एंड पेरेंटल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। और आप C को -1 कर दो तो पेरेंटल नहीं होगा, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर है C इक्वल्स टू पेरेंटल, उसमें -1 कर दो तो पेरेंटल नहीं होगा। तो ये शेड्यूल के अंदर आने वाला C1 है, ये हो गया, पेरेंटल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है शेड्यूल D। ठीक है, शेड्यूल D में वो सारी ड्रग्स आती हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। तो ये जो है, ये वाली शेड्यूल D में जितनी भी उन ड्रग्स की लिस्ट होती है जो कि इम्पोर्ट से मुफ्त है, मतलब कि फ्री है। एग्जेम्प्टेड का मतलब ही फ्री होता है, सो फ्री फ्रॉम इम्पोर्ट, आयात से छूट दी गई है। ऑलराइट, तो इनमें बेसिकली सारी वो ड्रग्स आ जाती हैं जो कि जिनका थेरापेटिक यूज़ ना हो, ज़्यादा मेन थेरापेटिक यूज़ ना हो, कॉस्मेटिक्स हो गए एंड ऑल। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि D यानी डेड, और जो डेड हो जाता है हम उसे रिमूव कर देते हैं। ऑलराइट, या वो फ्री हो जाता है, किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको D दिखे तो आपको ये याद रखना है कि इसका मतलब है इट इज़ डेड, डेड यानी कि फ्री फ्रॉम इम्पोर्ट। जो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं थोड़ा फनी वे से कि जो डेड हो जाते हैं वो इधर से उधर फ्री में घूम सकते हैं, फिर उन्हें बस की टिकट या कहीं की टिकट देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये हमारे हो गए डेड, दैट इज़ फ्री फ्रॉम इम्पोर्ट, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। फिर शेड्यूल E में आते हैं। शेड्यूल E में आते हैं पॉइजन्स एंड देयर रेगुलेशन। तो जितने भी वेरियस टाइप ऑफ पॉइजन्स होंगे और उनके ऊपर जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं उसको शेड्यूल E में रखा गया है अंडर द आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। तो ये जितने भी पॉइजन्स हैं ये किसके थ्रू, आयुर्वेद, सिद्धा या यूनानी सिस्टम के थ्रू जो भी पॉइजन्स होते हैं उनको शेड्यूल E में रखा गया है। तो इसमें पोटेंशियली हजार्डियस इंग्रेडिएंट ऑफ प्लांट्स, मिनरल और एनिमल ओरिजिन। तो प्लांट से, मिनरल से और एनिमल से अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस निकल रहा है जो कि इवन पोटेंशियली हजार्डियस हो तो वो हम शेड्यूल E में रखते हैं। जैसे फॉर सपोज मर्क्यूरी, मिनरल ओरिजिन का ये काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस है, राइट। तो ये शेड्यूल E में आ जाएगा क्योंकि ये आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम में भी यूज़ होता है। तो शेड्यूल E को याद रखने की ट्रिक क्या है, E फॉर एक्सटेंट या एंड। तो दो चीज़ें हम E से पढ़ सकते हैं, E यानी एक्सटेंट एंड एंड। अब एक्सटिंक्ट क्या हो रही हैं धीरे धीरे, लाइक अभी कोविड के चक्कर में होम्योपैथी, आयुर्वेदा भी, सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा हम स्पेशली इंडिया में यूज़ कर रहे हैं ठीक होने के लिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है। तो पर उससे पहले आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी सिस्टम जो है एक्सटिंक्ट सा हो गया था कि हम अभी भी जब मेन अपनी बीमारियों का इलाज कराने हॉस्पिटल जाते हैं तो हम आयुर्वेदिक या सिद्धा या यूनानी मेडिकल शॉप या हॉस्पिटल पे नहीं जाते, हम एलोपैथी यूज़ करते हैं। तो ये एक्सटिंक्ट सी हो गई है मानो। और एंड मतलब क्या, खत्म किससे होते हैं, पॉइजन से। सो पॉइजन एंड कर देता है आपको। तो ई से आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक्सटेंड एंड एंड। एंड से आपको याद रखना है पॉइजन, एक्सटेंड से याद रखना है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। ऑलराइट, तो इससे इसके अंदर हमारी वो सारी ड्रग्स आ जाएंगी या वो सारे पॉइजनस सब्सटेंस आ जाएंगे जो कि इवन रिमोटली अगर हजार्डियस, इवन रिमोटली अगर पॉइजनस हैं आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के थ्रू, तो वो सब हमारे शेड्यूल ई में आ जाएंगे। ओके, सो अगर हम बात करें नेक्स्ट शेड्यूल की, शेड्यूल ई जो हमने अभी पहले पढ़ा, तो उसके अंदर के एग्जाम्पल्स जो हैं जो पॉइजनस सब्सटेंस हो सकते हैं फ्रॉम आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम। तो हम आयुर्वेदिक सिस्टम की बात करेंगे, वेजिटेबल ओरिजिन या प्लांट ओरिजिन से जो पॉइजनस सब्सटेंस हमें मिल सकते हैं या मिलते हैं जो शेड्यूल ई में आते हैं, वो है ओपियम, धतूरा, गुंज, जायफल। मिनरल ओरिजिन से आता है गौरी पाशना, आर्सेनिक और हरताला, आर्सेनो सल्फाइड। एनिमल ओरिजिन से आता है स्नेक पॉइजन। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आयुर्वेदिक सिस्टम के अंडर पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं। फिर सिद्धा सिस्टम के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं वो है अबीनी, ओपियम, रथा, पोलम, एलो, गोमती, धतूरा, एथी, नक्सवामिका, बजरूल, बंच, हायोसाइमस,
भंज, कैनबिस, हीरा, स्नेक हेयर, रस कपूर। तो ये सारे जो हो गए हमारे शेड्यूल ई के अंदर आने वाले पॉइजनस सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स। देन फिर हम बात करते हैं शेड्यूल एफ की। शेड्यूल एफ जो है वो कैरी करता है अपने आप में रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर रनिंग अ ब्लड बैंक। एक ब्लड बैंक को चलाने के लिए जो भी रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स होते हैं वो शेड्यूल एफ में आते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि आप एफ से याद रख सकते हैं फेरस आयन या आयरन्स जो हम कहते हैं। तो आयरन जो होता है बहुत एसेंशियल होता है ब्लड के लिए। तो आपके बॉडी में जब भी आयरन की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो हम सप्लीमेंट फॉर्म में आयरन देते हैं। भले ही आप आयरन के कैप्सूल टैबलेट्स लें या मेथी पालक खाएं या दुनिया भर की चीज़ें, वो हमारे ब्लड एनीमिया को दूर करती है। तो इसलिए हम यहाँ एफ से याद रखेंगे Fe आयंस और आयरन जो कि ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहाँ ब्लड से याद रखेंगे ब्लड बैंक। तो शेड्यूल एफ में जो भी चीज़ आती है वो होती है ब्लड बैंक, रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स फॉर रनिंग ब्लड बैंक। फिर शेड्यूल F1 में आता है, इसी के अंदर सब शेड्यूल है शेड्यूल F1, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर वैक्सीन। इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग हो, टेस्टिंग हो या फिर लेबलिंग हो वैक्सीन्स की, वो शेड्यूल F1 के अंडर आते हैं। और इसे याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक टू रिमेंबर शेड्यूल F1 इज फाइजर एक यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि वैक्सीन्स के लिए काफ़ी फेमस है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि यूएस की कोई कंपनी जो अभी कोविड-19 की वैक्सीन्स बना रही कोरोना वायरस की, वो जो है फाइजर है फ्रॉम यूएस। तो वो हम इसे ऐसे याद रख लेंगे कि फाइजर, इसमें पी साइलेंट है, फाइजर, एफ फॉर फाइजर एंड F1 फॉर schedule which deals with vaccines. And Pfizer is also a company that deals with the manufacturing of vaccines, whether you talk about the testing or manufacturing or labeling. तो हम यहाँ से फाइजर याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है शेड्यूल F2। शेड्यूल F2 इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। जितनी भी हमारी सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है उसके रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, उसके अंदर आते हैं शेड्यूल F2। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रिक ऑफ लर्निंग और रिवाइजिंग और मेमोराइजिंग शेड्यूल F2। अब F2 से हम सबको पता है कि F2 होता है फॉर्मूला 2 रेस, और रेस में चोट लगना स्वाभाविक बात है। तो सर्जरीज और ड्रेसिंग्स, इवन किसी भी स्पोर्ट्स में सर्जरी और ड्रेसिंग्स होना बहुत आम बात है, पर क्योंकि यहाँ पे F2 है तो हम इसे याद कर लेंगे फॉर्मूला 2 रेस। एंड इन फॉर्मूला 2 रेस यू मे नीड सर्जरी एंड ड्रेसिंग्स। तो यहाँ से आपको याद आना चाहिए, जैसे ही शेड्यूल F2 आए आपको याद होना चाहिए कि F2 जो है शेड्यूल F2, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आती है। मूविंग ऑन टू F3, शेड्यूल F3 में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड्स और अम्बिलिकल टेप्स। तो F3 में ट्रिक ऐसे बनाई गई है कि F3 यानी फीटस एट द 3 मंथ स्टार्ट्स टू डेवलप अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये बहुत आम सी बात है कि फीटस एट द मंथ ऑफ 3 मंथ दे स्टार्ट टू डेवलप अम्बिलिकल कॉर्ड। ऑल राइट, सो इसकी ट्रिक हमने बना दी F3। तो अब जैसे ही आपको पूछा जाए शेड्यूल F3 में क्या आता है, तो यू शुड रिमेंबर व्हाट स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड्स। या जैसे ही आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स कौन से शेड्यूल में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए F3, बिकॉज एट फीटस एट 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर दे स्टार्ट टू डेवलप द अम्बिलिकल कॉर्ड। देन शेड्यूल FF, तो इन शेड्यूल FF स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स या ऑप्थेल्मिक सोल्यूशंस को बनाने के लिए जितने भी स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो शेड्यूल FF में आते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है FF से बायफोकल, यानी कि बाय मतलब दो, फोकल का F यानी 2F, सो FF, या फिर फीवल फिक्सेशन। सो अगर कोई ऑप्थेल्मोलॉजी से और या उसकी टर्मिनोलॉजी एब्रीविएशन से वेल वर्स्ड होगा तो उसको फीवल फिक्सेशन का मतलब पता होगा। इट इज अ सॉर्ट ऑफ फिनोमेना यूज्ड टू करेक्ट द विजन ऑफ द आईज। तो यहाँ पे हम वो चीज़ यूज़ करें फीवल फिक्सेशन, यू मीन FF। तो आप ये अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ट्रिक तो आप बायफोकल से याद कर सकते हैं। बायफोकल लेंसेज होते हैं, बायफोकल आपने देखा होगा जो जनरली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो बायफोकल चश्मे यूज़ करते हैं। सो FF, बाय यानी दो, फोकल का F। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल G। इसके अंदर आता है लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड लेबल्ड अकॉर्डिंगली। तो शेड्यूल G की बात करें तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है कि इट इज़ द लिस्ट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर वो सारी ड्रग्स आएंगी जिसको मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत है, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस लेबल्ड अकॉर्डिंगली। तो इस शेड्यूल G की ड्रग्स के पैकेट्स के ऊपर या बॉटल्स के ऊपर आपको लेबल अच्छे से स्पेसिफाई करना है विद करेक्ट लैंग्वेज, जो कॉशियस कहता है कि आपने देखे ही होंगे बहुत सारे ड्रग्स के ऊपर लिखा रहता है कि डू नॉट एडमिनिस्टर्ड अनलेस मेडिकली सुपरवाइज्ड। सो वो कौन कौन सी ड्रग्स है ये हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ शेड्यूल G आर L एस्पर्जिनेज, ब्लियोमाइसिन, बुसल्फान, क्लोनाम्ब्यूसिल, ग्लिबेन
flenclamide, ethosuximide, phenidamine, and all antihistaminic drugs. Alright, so these are a few examples of शेड्यूल जी ड्रग्स, जो भी जी शेड्यूल में ड्रग्स आती हैं. अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जी से हम बोल सकते हैं जियो लाइफ जी भर के. ये हमने काफ़ी सुना है बचपन से, LIC की एड में आता था जियो लाइफ जी भर के, मगर डॉक्टर्स के प्रीकॉशंस के साथ. तो वैसे भी हम कोरोना टाइम्स में क्या कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वैक्सीन्स आर डेवलप्ड. सो इन्होंने कहा कि जियो लाइफ जी, ठीक है, यहाँ पे जी फॉर जिराफ, जी फॉर गोवा वाला जी भर के, मगर डॉक्टर्स यानी मेडिकल सुपरविजन के अंदर के साथ. कॉशियस मतलब ये कॉशियस आपका लिखा होना चाहिए, प्रिकॉशंस का कॉशंस ऑन द लेबल ऑफ द पैकेजिंग. तो कॉशन क्या रहता है शेड्यूल जी का? अगर आपको पहचानना ये शेड्यूल जी की ड्रग है विद जस्ट द लेबल, तो वो होता है इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन. मे बी उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स इतने लीथल हो, एनी अदर रीजन जिसकी वजह से आप मेडिकल सुपरविजन में डॉक्टर्स की, नर्सेस की, फार्मासिस्ट की ही वो एडमिनिस्टर्ड ड्रग को कर सकते हैं, अदरवाइज नो. सो इसकी ट्रिक हो गई, जैसे ही आपको दिखे शेड्यूल जी, आपको ये ट्रिक याद आनी चाहिए, जियो लाइव जी भर के, मगर डॉक्टर्स के प्रीकॉशंस के साथ. तो यानी डॉक्टर्स के प्रिकॉशंस के साथ मतलब अंडर द मेडिकल सुपरविजन, और कॉशियस ये लेबल लगा होना चाहिए इन शेड्यूल जी. तो ये हमारे शेड्यूल जी की बात हो गई. ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं शेड्यूल एच ड्रग्स की. तो इसके अंदर वो सारे ड्रग्स आ जाते हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज दैट कांट बी सोल्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो इसमें वो ड्रग्स आती हैं जो कि काउंटर के ऊपर या फार्मेसी शॉप में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट सेल नहीं कर सकता, और वो प्रिस्क्रिप्शन भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर MCI द्वारा जो मान्यता प्राप्त डॉक्टर्स हैं वो ही केवल प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और तभी आपको वो मेडिसिन दी जाएगी. विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन नहीं मिलनी चाहिए. ये रूल्स में है शेड्यूल एच के. तो उसके एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड ACTH, एनाल्जिन, ऑस्ट्रियोजेनिक एंड प्रोजेस्शनल सब्सटेंसेज, एलोप्यूरिनोल, एंटीबायोटिक्स, क्लोनिडीन, बीटामेथाजोन, क्लोरल हाइड्रेट, डैप्सोन, कार्बिडोपा एक्सेट्रा. तो ये जो सारी ड्रग्स हैं, ऑल दीज ड्रग्स come under Schedule H and they can't be sold without prescription of a registered medical practitioner. Schedule H ड्रग वार्निंग, इसमें भी लेबल, आपको लेबल पे वार्निंग देनी पड़ेगी शेड्यूल एच की. तो ड्रग वार्निंग क्या दी जाती है? टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली. विदाउट दिस यू कैन नॉट परचेज, नाइदर द फार्मासिस्ट कैन सेल इट. Now coming on to the next schedule, that is Schedule J. It contains list of various diseases and conditions that cannot be treated under any drug currently in the market. No drug may legally claim to treat these diseases. I think ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये शेड्यूल जे में वो सारी ड्रग्स आती हैं जो कि कोई लीगल क्लेम नहीं कर सकती कि हम ये डिजीज को कंप्लीट ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, इवन द लिस्ट ऑफ डिजीजेज आर मेंशन्ड. तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज है, इवन कोविड-19 में. तो अभी क्योंकि उसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज से, तो इवन कोविड को भी कोई मेडिसिन या कोई भी एलोपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन अभी क्लेम नहीं कर सकती कि वो कंप्लीटली क्योर कर रही है कोरोना को, बिकॉज अभी एक प्रॉपर वैक्सीन नहीं बाहर आई है. सिमिलरली बहुत सारी डिजीजेज है, जैसे कि एड्स हो गई, ब्लाइंडनेस, कैंसर, डायबिटीज, फेयरनेस ऑफ स्किन, गॉइटर, हाई एंड लो बीपी, इंक्रीज इन हाइट, पैरालिसिस एक्सेट्रा. बहुत सारी डिजीजेज मेंशन है शेड्यूल जे में, बहुत कॉमन डिजीजेज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो बेसिकली इन डिजीजेस को, जैसे एड्स, हमें सबको पता है कि एड्स एन इनक्योरेबल डिजीज, इसे क्योर नहीं किया जा सकता. तो वो जो भी हम दवाएं खाते हैं वो सिर्फ उस डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करती है या फिर थोड़े समय के लिए रोक देती है. उससे हम ये नहीं कहेंगे कि इस दवा से एड्स जो है कम्प्लीटली क्योर हो रहा है या ट्रीट हो रहा है. नहीं, ये हम क्लेम ही नहीं कर सकते. अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आप शेड्यूल जे का उल्लंघन कर रहे हैं. अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो शेड्यूल जे का उल्लंघन कर रहे हैं. जैसे कि हम सबको पता है फेयरनेस ऑफ स्किन, कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है जो आपको काले से गोरा कर दे, और आप ऐसा क्लेम कर भी नहीं सकते क्योंकि बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है. हाँ, कुछ है कि आपका एक शेड जो है, अगर टैन है आपकी स्किन या फिर आपकी स्किन पे मार्क्स है, वो शायद रिमूव हो जाए. बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे आते हैं मार्केट में, पर आपको कम्प्लीटली ब्लैक ब्राउन से व्हाइट कर दे, ये कोई भी क्रीम नहीं क्लेम कर सकती, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल बायोलॉजिकली. देन वी टॉक अबाउट हाई बीपी, लो बीपी. वी नो दैट देयर इज नो, क्योंकि अगर इनका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली दवाओं से होता तो फिर हमें इतना उसमें चिंता का विषय बनाना ही नहीं पड़ता कि अरे बीपी हो गया. बट बीपी की मेडिसिन एक बार जब चालू हो जाती है तो हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, नहीं तो डबल से बढ़ जाता है बीपी. और लो बीपी का तो हमें पता है कि कोई इलाज ही नहीं है. तो हाई और लो बीपी के भी जो मेडिसिन हैं
वो ट्रीट नहीं करती, कम्प्लीटली क्योर नहीं करती, वो सिर्फ एज अ प्रोफाइलैक्सिस हम यूज करते हैं। इंक्रीज इन हाइट, एक पॉइंट के बाद या किसी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से यू कैन नॉट मेक अ डॉर्फ मैन और अ वुमेन इनटू अ टॉल मैन एंड अ वुमेन। ऑलराइट, सो दीज शुड नॉट क्लेम। बहुत सारे बाबाओं के पास भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो क्लेम करते हैं कि इससे आपको कंप्लीट क्योर मिल जाएगा, बट दे आर ऑल फॉल्स क्लेम्स। और शेड्यूल जे में आप ऐसे ड्रग्स को लीगली क्लेम कर नहीं सकते कि वो कंप्लीट ट्रीटमेंट दे रहा है डिजीज का। तो इसको याद करने की ट्रिक है जे फॉर जालसाजी, धोखाधड़ी या झूठ बोलना। तो हमें ये चीज नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना है हमें, जो ट्रू चीज है वही हम शो करेंगे उन ड्रग्स में। तो शेड्यूल के में वो सारी ड्रग्स आ जाएंगी जो मतलब आपको जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से ही खरीदनी है। बाजार में जितनी भी ड्रग है वो आप एज अ मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप उससे रिकमेंड कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं। पर वो जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स है वो शेड्यूल के में मेंशन्ड है। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा है शेड्यूल एच का ट्रिक देख लेते हैं हम। शेड्यूल एच जो कि हमने पढ़ा था कि बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के एक डॉक्टर द्वारा आप दवाई फार्मेसी से नहीं खरीद सकेंगे, वो वैसी ड्रग शेड्यूल एच में आती है। तो उसकी ट्रिक हम याद कर लेंगे कि एच फॉर हस्ताक्षर और प्रिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं पर्चा। तो हस्ताक्षर पर्चा एक तरीके से हम देख सकते हैं कि डॉक्टर द्वारा साइंड या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा दिया गया मान्य पर्चा होगा, वही शेड्यूल एच की ड्रग आप फार्मेसी से खरीद सकेंगे। तो हस्ताक्षर पर्चा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, प्रिस्क्रिप्शन, उससे आप समझ जाइएगा कि ये शेड्यूल एच ड्रग की बात की जा रही है। नेक्स्ट है शेड्यूल के, यानी कि जो हमने पढ़ा था एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो एग्जेम्प्ट का मतलब होता है फ्री कर देना, यानी कि खत्म हो गया, खत्म मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। ऑलराइट, तो ये शेड्यूल के का हमारा ट्रिक हो गया दैट इट इज फ्री फ्रॉम दी और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स। देन आते हैं शेड्यूल एम पे। शेड्यूल एम इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेमाइसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। ऑलराइट, तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जितनी भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आती हैं उसके प्रेमाइसेस के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, प्लांट्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, SOPs होंगी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, वो शेड्यूल एम के अंदर आती हैं। तो हम इसकी ट्रिक याद रखेंगे, एम से GMP, सो ये M है, ये GMP है, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स, सो GMP, तो आपको M से याद आना चाहिए कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स है। देन आता है शेड्यूल M1, ये शेड्यूल M1, M के अंदर ही आता है शेड्यूल M1, सो इट इज रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रेमाइसेस फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन। ऑलराइट, होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने के लिए जो फैक्ट्री डालेंगे उसके अंदर जो SOPs, GMP या कोई भी स्टैंडर्ड चीजें आती हैं वो शेड्यूल M1 के अंदर आएंगी। इसे याद करने की ट्रिक क्या है, M1। तो अगर आप लोग को याद हो या आपने ध्यान दिया हो ये कोविड टाइम्स में कि होम्योपैथी की कैम्फर 1M वाली मेडिसिन बहुत फेमस हुई थी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस। तो ये ट्रिक से हम याद रख लेंगे कि कैम्फर M1, सो कैम्फर मेडिकेशन जो है ये होम्योपैथी मेडिकेशन थी M1, और ये M1 से याद रख लेंगे हम, 1M से याद रख लेंगे हम M1, यानी शेड्यूल M1 में क्या आता है, कोई भी रिक्वायरमेंट्स फैक्ट्री की जो होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड हो। फिर नेक्स्ट आता है शेड्यूल M2। शेड्यूल M2 सेम है, रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रैक्टिस प्रेमाइसेस, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के लिए है, M1 में होम्योपैथी के लिए था। तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रेमाइसेस ऑफ कॉस्मेटिक्स। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, M2, एक अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो एक M2 ब्रांड है कॉस्मेटिक्स की, उसके बहुत सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स लॉन्च है मार्केट में। अगर M2 ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स से ना याद हो तो आप मेडिमिक्स से याद रख सकते हैं। मेडिमिक्स भी कॉस्मेटिक सोप है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी एंड स्किन इन्फेक्शन। तो मेडिमिक्स में 2M आ रहा है, मेडी एंड देन मिक्स का M, तो 2M से याद रख लेंगे आप M2। एंड ऑब्वियसली मेडिमिक्स जो है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है एक तरह से, तो आप याद रखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रैक्टिस प्रेमाइसेस ऑफ कॉस्मेटिक्स। देन शेड्यूल M3 की बात करते हैं हम, तो शेड्यूल M3 में आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिकल डिवाइसेस की फैक्ट्री प्रेमाइस में जो कोई भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो शेड्यूल M3 में दी गई है। इसे याद करने की ट्रिक है कि एक मार्केट में ब्रांड है M3 मेडिकल डिवाइसेस करके, या आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस से भी इस शेड्यूल को याद रख सकते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा वो है शेड्यूल N। शेड्यूल N में आता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस फॉर द इफेक्टिव रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। तो एज अ फार्मासिस्ट आपने फार्मेसी खोली, अब उसके अंदर आपको एटलीस्ट या मिनिमम क्वांटिटी में क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो प्रेमाइस या मेडिकल शॉप की लीस्ट टू लीस्ट वो आप शेड्यूल N में लिखेंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक है N फॉर, क्योंकि इन आर लोकेलिटी दिस अ वेरी फेमस फार्मेसी कॉल्ड एज नितिका फार्मेसी, सो मैंने लोकली अपने लिए ये ट्रिक बना ली थी। बट इफ यू गाइज हैव एनी फार्मेसी इन योर लोकेलिटी, इन योर सिटी,
स्टार्टिंग विथ नेम एन, आप वो लिख सकते हैं नितिका फार्मेसी। इससे जब क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा शेड्यूल रनिंग ऑफ फार्मेसी इफेक्टिवली के लिए है या इफेक्टिव रनिंग ऑफ फार्मेसी के लिए है, तो आप उस पर टिक कर पाएंगे कि शेड्यूल एन, क्योंकि हमें याद है एन से नितिका फार्मेसी। आपके कोई फ्रेंड है एन से बी फार्म कर रहे हैं या डी फार्म कर रहे हैं, ऑब्वियसली सब मेडिकल शॉप तो खोलेंगे ही एटलीस्ट, तो हम उसमें वहां से एन से अपने उसके आगे फार्मेसी लिख सकते हैं नाम के आगे। या दूसरा आप स्टैंडर्ड एक ट्रिक ले सकते हैं नेशनल फार्मेसी करके, कि हाँ नेशनल फार्मेसी मतलब नेशन फार्मेसी, आप इस ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट शेड्यूल आता है शेड्यूल ओ, क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। तो जितने भी डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के क्लासिफिकेशन है या उसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं वो शेड्यूल ओ में दिए गए रहेंगे। और उसको याद करने की ट्रिक है कि आप ओ से याद कर लीजिए ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए तो हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये ट्रिक बन गई ओ, शेड्यूल ओ ऑर्गेनिज्म डिसइंफेक्टेंट। देन आता है शेड्यूल पी। सो शेड्यूल पी में आता है लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग्स, कि उनकी क्या शेल्फ लाइफ होगी, उनको किस ड्रग को किस स्टोरेज कंडीशन में रखा जाएगा, वो शेड्यूल पी में आता है। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक है कि इसमें तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि पी यानी कि शेड्यूल पी यानी कि पीरियड ऑफ लाइफ और लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग एंड स्टोरेज कंडीशन। तो पी से ही आपको याद रखना पीरियड यानी टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड। सो उससे आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका मतलब है लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ अ ड्रग। देन नेक्स्ट इसी के अंदर आता है शेड्यूल P1। P1 में आता है पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स फॉर मार्केटिंग, की दवाई बनने के बाद कौन सी ड्रग कितने पैक साइज में मार्केट में लॉन्च होगी, वो इस शेड्यूल के अंदर हम देखते हैं। तो इसको याद रखने की टिप है, क्योंकि ये P1 शेड्यूल है तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं हम, एक पुलअप मारा और 6 पैक एप्स बन गए। बहुत ही फेमस है 6 पैक एप्स, बहुत ही ट्रेंडी है हमारे यूथ के बीच में। तो क्योंकि ट्रिक कैची सी होनी चाहिए, फनी सी होनी चाहिए, तो एक पुलअप मारते से 6 पैक एप्स बन गए। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, एक पुलअप से आप देख लेंगे कि P1 की बात कही जा रही है, और पैक से आप देख लेंगे पैक साइज। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में आएगा कि पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स फॉर मार्केटिंग किस कैटेगरी या किस शेड्यूल में आता है, तो वो आपको ऑप्शन में शेड्यूल P भी देगा कंफ्यूज करने के लिए और शेड्यूल P1 भी देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक पुलअप मारा था तो 6 पैक एप्स बने थे, तो P1 फॉर पैक साइजेस। देन आता है शेड्यूल Q। सो शेड्यूल Q में बेसिकली अगर बहुत ही सिंपल टर्म में कहे तो शेड्यूल Q इज द शेड्यूल विच डील्स विद द कलरिंग एजेंट्स। ठीक है, इतना याद रख लो। इसमें आते हैं लिस्ट ऑफ कोल टार डाइज, कलरिंग एजेंट्स एंड पिगमेंट्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स। तो Q शेड्यूल में कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाने वाले कलरिंग एजेंट, पिगमेंट्स, डाई आते हैं। इसको याद करने की टेक्निक है कि Q से हम Q और कलर भी दोनों का प्रोनाउंसिएशन का है, तो हमने याद कर लिया कि कलर के लिए ही है, कलर या डाइज या पिगमेंट्स। अब क्योंकि यहाँ पे कलर का सी है तो यहाँ पे आप यहाँ से याद रख लीजिएगा कि किस चीज के लिए होगा, कॉस्मेटिक्स के लिए ही, होम्योपैथी के लिए नहीं, आयुर्वेद के लिए नहीं, किसके लिए, सी फॉर कॉस्मेटिक्स, सी फॉर कलर्स। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिस्ट ऑफ कलरिंग एजेंट्स, पिगमेंट्स एंड डाइज टू परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, तो आपको याद आना चाहिए Q, क से Q, शेड्यूल Q, एंड क से ही कलर। ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन वाइज आप ट्रिक याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा शेड्यूल आता है शेड्यूल R। सो दीज आर स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो शेड्यूल R में आते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है, R से हम ये पढ़ सकते हैं रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट क्यों, मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव रिस्ट्रिक्ट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड एसटीडीज को। या फिर रिमूव, R फॉर रिमूव भी हम पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो हमें फिजिकली इनपुट और रिमूव करना पड़ेगा, तो इस ट्रिक से भी हम शेड्यूल R को याद कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से और याद हो जाएगा, और रिमूव से आपको ये याद रहेगा कि वो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। ओके, सो द नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल R1। शेड्यूल R1 में वो सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर मेडिकल डिवाइसेस आते हैं। मेडिकल डिवाइसेस यानी मेडिसिन जो कि एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज कर रहे हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक हम देख सकते हैं R1 यानी गर्भ निरोधक गोलियां जो पिल्स यूज की जाती है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, और रोधक के R से हम याद कर लेंगे R1, R मेडिकल डिवाइसेस, एंड रोधक का मतलब ये होता है रोकथाम, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन की बात की जा रही है। फिर शेड्यूल S आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। तो स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस या कॉस्मेटिक इन जनरल की जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो शेड्यूल S के अंदर आएंगे। और इसको याद करने की ट्रिक ये है कि S से आप सेफोरा या शुगर याद कर लो, ये तो बहुत फेमस ब्रांड्स हैं कॉस्मेटिक्स की। तो आपको याद रहेगा कि कॉस्मेटिक ब्रांड स्टार्टिंग फ्रॉम S सेफोरा एंड S शुगर से शेड्यूल S आपको याद आ जाएगा स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। देन नेक्स्ट शेड्यूल होता है शेड्यूल T, रिक्वायरमेंट्स और GMP ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन
कि फैक्ट्री डालने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए जो फैक्ट्री डाली उसमें क्या क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो सब शेड्यूल टी के अंडर आती हैं। इसको याद करने की ट्रिक है कि ट्रेडिशनल, द वर्ड ट्रेडिशनल, क्योंकि जो आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन से काफी पुराने टाइम से चलती आ रही है, तो हम इससे ऐसे याद कर सकते हैं ट्रेडिशनल वर्ड से, या फिर 3 वर्ड से भी हम याद कर सकते हैं। ट्रेडिशनल तो है ही, पर कौन ट्रेडिशनल, आयुर्वेद अकेला नहीं, 3, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। और जीएमपी के लिए बात करी जा रही है। हालांकि आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जीएमपी और फैक्ट्री प्रेमाइसेस की रिक्वायरमेंट्स आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की किस शेड्यूल में आती है, तो आपको उतने में याद आ जाना चाहिए, और आएगा भी कि शेड्यूल टी में आती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स की बात हो रही है, तो शेड्यूल टी की बात शेड्यूल टी के अंदर आएगा। पर जीएमपी अगर बाई चांस आपको याद ना रहे जीएमपी, तो जीएमपी हम याद कर सकते हैं तरीका, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तरीके को ही हम इंग्लिश में कहते हैं टेक्निक। तो ये टी से आपको शायद याद रह जाएगा कि ये यहाँ पे जीएमपी की या टेक्निक की या तरीके की बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा शेड्यूल यू। सो शेड्यूल यू में आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स, यानी कि पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इन द एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग्स। तो उसके जितने भी रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं जब आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो ड्रग की, तो वो शेड्यूल यू में आता है कि आपको किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स में क्या क्या मेंटेन करना है। तो इसकी याद करने की ट्रिक रहेगी कि शेड्यूल यू में यू डू, यानी कि आप काम करिए, आप जो ड्रग्स या जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, यू डू, यानी कि आप कर्मचारी लगे हुए हैं, आपको ये काम करना है। अब ये ट्रिक जो है आपको शेड्यूल वी में भी थोड़ी इंटर रिलेट करनी पड़ेगी। शेड्यूल U1 में आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो इसमें भी यू डू ही है, बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए U1 के अंदर आ रहा है। इसमें नॉर्मल ड्रग्स थे, इसमें कॉस्मेटिक्स है, तो ये U1 हो जाएगा। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आता है शेड्यूल वी, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। तो पेटेंटिंग और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए जो शेड्यूल है वो वी में आता है। वी डू यानी कि मैंने किया या हमने किया, तो जब मैंने कोई मेडिसिन बनाई या हमने मिलकर कोई मेडिसिन बनाई तो उसका हम पेटेंट करवाते हैं, प्रोप्राइटरी मेडिसिन के अंदर आ जाता है, और उसकी स्टैंडर्ड्स को हम शेड्यूल वी में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक हो गई वी डू। शेड्यूल वाई में आता है, इसके बीच में एक शेड्यूल एक्स है, वो लास्ट में पढ़ेंगे हम। शेड्यूल वाई में आता है रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स, मैन्युफैक्चर एंड इम्पोर्ट ऑफ न्यू ड्रग्स। तो ये शेड्यूल में बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस होती है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, जो या तो हमने इम्पोर्ट ड्रग्स कराई है उसके लिए, या मैन्युफैक्चरिंग न्यू ड्रग्स के लिए। तो इम्पोर्ट ऑफ न्यू ड्रग्स और मैन्युफैक्चर और न्यू ड्रग्स। तो वाई, शेड्यूल वाई में आता है, वाई से हम याद रख लेंगे यंग, यंग मतलब न्यू, नया। ऑलराइट, यंग, तो यहाँ से आपको याद आ जाना चाहिए, जैसे वो बोले न्यू ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल्स, और ऑप्शंस में दे दे शेड्यूल एस, शेड्यूल यू, शेड्यूल वी, शेड्यूल वाई, तो आपको लिखना है वाई, क्योंकि आपको याद आना चाहिए कि वाई से हमने ट्रिक पढ़ी थी यंग, यंग का मतलब ये होता है न्यू। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स के अंदर वो सारे ड्रग्स आते हैं जो कि नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं। सो लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स फॉर विच स्पेशल कंट्रोल हैज बीन लेड डाउन, ये सारे शेड्यूल एक्स के अंदर आते हैं। और ये शेड्यूल एच की तरह सेम होता है कि इसको विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आप नहीं सेल कर सकते। तो ये शेड्यूल एक्स हुआ। इसके एग्जाम्पल्स हैं एमोबार्बिटॉल, बार्बिटॉल, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स, फिनोबार्बिटॉल्स, बार्बिचुरेट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के जो शेड्यूल एक्स के अंदर आते हैं। इसे याद करने की ट्रिक ये है कि एक्स जो हमने डेंजर का साइन मानते हैं, अगर रेड कलर का हो एक्स कहीं पे तो हम शायद चौकन्ने हो जाएं डेंजर का साइन मान के, या आपने इलेक्ट्रिक पोल्स पे भी देखा होगा, इसे एक्स करके कहा जाता है कि डेंजरस। राइट, तो हम इससे याद कर लेंगे डेंजरस यानी क्या, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं सेल कर सकते। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें आता है ओमिटेड शेड्यूल्स। तो ये शेड्यूल्स थे जो पहले चलते थे, जो पहले रूल्स के अंतर्गत आते थे, बट अब नहीं आते, ओमिट हो चुके हैं, हट चुके हैं। ये बेसिकली 4 मेन शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल ई, शेड्यूल आई, शेड्यूल एल, शेड्यूल डब्ल्यू। तो शेड्यूल ई, आई, एल, डब्ल्यू बेसिकली आपको अगर किसी ऑप्शन में दिखे तो आपको इनको पहले ही हटा देना चाहिए। ठीक है, शेड्यूल ई वॉज ओमिटेड इन जून 1982, शेड्यूल आई भी जून 1982 में ओमिट हो गया था, और जून 1982 में ही शेड्यूल एल भी ओमिट हो गया था। तो आई, ई, एल, या तो आप इसे ऐसे ट्रिक में देख सकते हैं, लाए, ऑलराइट, लाए था तभी हटा दिया। तो लाए कब हटाया, जून 1982 में हटा दिया गया था। इसमें शेड्यूल ई जो जून 1982 में हटा था वो आता है एक्सेप्शन टू एलोपैथिक पॉइजनस ड्रग्स। शेड्यूल आई omitted on June 1982, कैलकुलेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉइजन। सो शेड्यूल आई में बेसिकली हमारे जो कैलकुलेशंस आते हैं, पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग कैलकुलेशंस ऑफ प्रपोर्शंस ऑफ पॉइजन्स। शेड्यूल एल, लाए का शेड्यूल एल omitted on June 1982, लिस्ट ऑफ सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो लाए, LIE, लाए था, झूठ था, इसलिए ओमिट कर दिया गया जून 1982 में।
देन लास्ट शेड्यूल है शेड्यूल डब्ल्यू, ओमिटेड ऑन February 2020। ये अभी नजदीक में ही इन्होंने बनाई थी, जो कि शेड्यूल जो कि जेनेरिक नेम से ही मार्केट में लॉन्च हो सकेगी, वो February 2000 में ही ओमिट हो गई थी। तो ये लाए डब्ल्यू से याद रखिएगा ट्रिक कि लाए डब्ल्यू था या डब्ल्यू लाए था, इसलिए ओमिट कर दिए गए। तो ये 4 ऑप्शंस आपको अगर कहीं दिख जाएं और ऐसा स्टेटमेंट नहीं हो क्वेश्चन में, तो पहले ही इसे एक तरफ कर दीजिएगा, कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। सो दैट वाज ऑल अबाउट शेड्यूल्स टू द रूल्स ऑफ DNC 1945, नॉट एक्ट बट रूल्स ऑफ DNC 1945। थैंक यू।